हरियाणा बोर्ड के 10वीं कक्षा के छात्रों के सेट 1 के एग्ज़ाम चल रहे हैं और कल 13 अगस्त 2024 को 10वीं कक्षा का फिजिकल एजुकेशन विषय का सेट 1 का एग्ज़ाम है। इसलिए आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर फिजिकल एजुकेशन विषय का पूरा पेपर सोल्व करवाऊंगा ताकि आप अपने एग्ज़ाम के अच्छे से तैयारी कर सकें। और इसके अलावा आपका हिंदी विषय का भी एग्ज़ाम है और हिंदी विषय का क्वेश्चन पेपर सेट 1 का उसका सॉल्यूशन पहले ही मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। प्लेलिस्ट में जाके आप जो है हिंदी का क्वेश्चन पेपर भी देख सकते हैं। अब जो फिजिकल एजुकेशन का क्वेश्चन पेपर है सेट 1 का उसको देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं स्टूडेंट असेसमेंट सेट 1 का क्वेश्चन पेपर है अगस्त 2024 के एग्ज़ाम के लिए 10वीं कक्षा का है। विषय है फिजिकल एजुकेशन। 1 घंटे का टाइम मिलेगा क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने के लिए और फिजिकल का पेपर आपका 30 नंबर का आएगा। यहाँ से सेक्शन ए से आपके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। पहले जो है 8 क्वेश्चन आएंगे एक एक नंबर वाले। तो पहला क्वेश्चन देखें। पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, टाइफाइड किस जीवाणु द्वारा फैलता है, यानी कि जो टाइफाइड का बुखार होता है उसका कारण कौन सा जीवाणु है। तो आंसर है ऑप्शन ए साल्मोनेला टाइफी। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखें, हमारे शरीर में उपस्थित खून में हीमोग्लोबिन कौन सा तत्व बनाता है। तो ये तत्व है लोहा। तो ऑप्शन बी जो है आंसर है। उसके बाद है वंदे मातरम गीत किस पुस्तक में छपा था। इसका आंसर है ऑप्शन डी आनंद मठ, यानी कि वंदे मातरम गीत जो है आनंद मठ में छपा था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कर्णम मल्लेश्वरी भारोत्तोलन खेल से संबंधित है, यानी कि ये जो कर्णम मल्लेश्वरी है ये भारत की पहली महिला थी। भारोत्तोलन के अंदर इन्होंने सबसे पहले कांस्य पदक जो है जीता था ओलंपिक के अंदर। उसके बाद दालों से हमें प्रोटीन मिलता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन वास करता है, यह कथन किसका है। तो ये कथन है अरस्तु का। उसके बाद अगला क्वेश्चन है पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित है। तो ये है बैडमिंटन से। उसके बाद अगला क्वेश्चन है अभिकथन और कारण वाला, एथलेटिक्स को खेलों की रानी कहा जाता है और ट्रैक एवं फील्ड इवेंट में भाग लेने वाले को एथलीट कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन सी। कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं और अभिकथन ए कारण आर की सही व्याख्या करता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखें। यहाँ से आपके दो नंबर वाले क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। पहला क्वेश्चन देखें। पहला क्वेश्चन है दूध को संतुलित भोजन क्यों कहा जाता है। आंसर देखें। संतुलित भोजन वह होता है जिसमें सभी आवश्यक तत्व विद्यमान हो, यानी कि संतुलित भोजन वो होता है जिसके अंदर जो ज़रूरी तत्व होते हैं, आवश्यक तत्व होते हैं वो सभी होते हैं। दूध में सभी प्रकार के आवश्यक तत्व होते हैं और दूध ऐसा भोजन है जिसके अंदर सारे आवश्यक तत्व होते हैं। दूध के अंदर 3.6% वसा होती है, 3.4% प्रोटीन होता है, 4.8% कार्बोहाइड्रेट होता है, 0.7% नमक होता है और 7.5% इसके अंदर जल होता है। यानी कि दूध के अंदर ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं और उनकी मात्रा के बारे में बताया गया है कि कौन सी चीज़ कितनी मात्रा में होती है। उसके बाद छोटे बच्चों तथा रोगियों को केवल दूध ही दिया जाता है, यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं और जो बीमार हैं उनको केवल दूध ही दिया जाता है, यही उनकी खुराक का कार्य करता है। माँ का दूध बच्चों के लिए सर्वोत्तम होता है, यानी कि माँ का जो दूध होता है वो बच्चों के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। शरीर के उचित विकास एवं स्वास्थ्य के लिए दूध एक तरह से संतुलित भोजन का कार्य करता है, यानी कि शरीर के विकास के लिए, अच्छे विकास के उचित विकास का मतलब है अच्छे से शरीर का विकास हो और स्वास्थ्य के लिए दूध एक जो है संतुलित भोजन की तरह कार्य करता है। दूध में भोजन के सभी आवश्यक तत्व होने के कारण इसे संतुलित भोजन कहा जाता है, यानी कि दूध के अंदर भोजन के सभी आवश्यक तत्व होते हैं, यानी कि जो भोजन के अंदर आवश्यक तत्व होते हैं वो सभी दूध के अंदर पाए जाते हैं, इस वजह से इसको संतुलित भोजन कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है संतोष ट्रॉफी का वर्णन करो। आंसर देखें। यह ट्रॉफी कूच बिहार के महाराजा संतोष के नाम पर राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता है, यानी कि ये एक राष्ट्रीय कूच बिहार जो संतोष ट्रॉफी है ये जो है एक फुटबॉल प्रतियोगिता का नाम है और ये नाम रखा गया था कूच बिहार के महाराजा संतोष के नाम पर। इस प्रतियोगिता का आयोजन प्रतिवर्ष भारतीय फुटबॉल एसोसिएशन द्वारा करवाया जाता है, यानी कि ये जो संतोष ट्रॉफी है इसका आयोजन हर साल भारतीय फुटबॉल एसोसिएशन है उसके द्वारा
करवाया जाता है। इसमें भारत के विभिन्न प्रांतों यानी कि अलग अलग राज्यों से टीमें, रेलवे यानी कि रेलवे के जो कर्मचारी है वो भी हिस्सा लेते हैं, जो भारतीय सैनिक है वो भी इसमें हिस्सा लेते हैं, यानी कि उनकी टीमें भाग लेती हैं। यह प्रतियोगिता नॉक आउट कम लीग स्तर पर करवाई जाती है। बंगाल ने सबसे अधिक बार, यहाँ पर में नहीं आएगा, बंगाल ने सबसे अधिक बार इस प्रतियोगिता को जीता है और पंजाब ने पहली बार 1970 में यह ट्रॉफी जीती। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखें, देशभक्ति से आप क्या समझते हैं? आंसर देखें, देशभक्ति से अभिप्राय है देश की प्रत्येक वस्तु, साहित्य, संस्कृति, यहाँ तक कि उसके कण कण से प्यार करना, वह अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए हमेशा तत्पर रहना, यानी कि तैयार रहना। तो देश प्रेम का मतलब बताया है कि देश की प्रत्येक वस्तु यानी कि व्यक्तियों, देश के नागरिक को अपने देश की हर एक वस्तु, हर एक साहित्य, जो संस्कृति है और यहाँ तक कि देश का जो कण कण है उससे प्यार करना चाहिए और अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति यानी कि बलिदान देने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 3-3 नंबर वाले। तो पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, राष्ट्रगान गाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? यानी कि जब राष्ट्रगान गाते हैं तो उस समय कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए? आंसर देखें, राष्ट्रगान के समय हमें सावधान अवस्था में खड़ा रहना चाहिए, यानी कि जब राष्ट्रगान होता है उस समय पर हमें सावधान अवस्था में खड़ा होना चाहिए। राष्ट्रगान को शुद्ध व लय में गाएं, यानी कि शुद्ध तरीके से और लय में गाएं। राष्ट्रगान गाते समय बातचीत ना करें, यानी कि जब राष्ट्रगान चल रहा हो तो किसी से किसी भी प्रकार की बातें नहीं करनी चाहिए। राष्ट्रगान के पश्चात वहां से चला जाना चाहिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विद्यालयों की सफाई के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आंसर देखें, विद्यालय की सफाई के लिए निम्नलिखित बातों पर विशेष बल यानी कि विशेष ध्यान देना चाहिए। नंबर 1, प्रतिदिन अच्छी तरह से पूरे भवन में झाड़ू लगाकर कूड़ा करकट निकाल देना चाहिए, यानी कि हर रोज़ स्कूल के अंदर, स्कूल की जो बिल्डिंग है उसके अंदर झाड़ू लगना चाहिए और जितना भी कूड़ा करकट है उसको स्कूल से बाहर निकाल देना चाहिए। फर्नीचर, दरवाजे, खिड़कियां आदि को सूखे कपड़ों से नियमित रूप से साफ़ करना चाहिए, यानी कि स्कूल का जो फर्नीचर है, दरवाजे हैं, जो खिड़कियां हैं, उसको सूखे कपड़े से हर रोज़ साफ़ करना चाहिए। तीसरा पॉइंट है, रद्दी, कागज़, छिलके आदि फेंकने के लिए एक बड़ा ड्रम बरामदों, खेल के मैदान आदि स्थानों पर रखना चाहिए, यानी कि जो रद्दी है, रद्दी के कागज़ है, यानी कि जो बच्चे कागज़ फाड़ देते हैं उन कागज़ों के लिए, या फिर खाने पीने के जो छिलके हैं उनको फेंकने के लिए बरामदे के अंदर ड्रम रखवाने चाहिए और खेल के मैदान में भी ड्रम होना चाहिए और छात्रों को इसका प्रयोग करने के लिए निर्देश देने चाहिए और छात्रों को कहा जाना चाहिए कि इनका प्रयोग करें, यानी कि कूड़ा करकट जो है ड्रम के अंदर डाला जाए। इस रद्दी को स्कूल के कोने में गड्ढा खोदकर इकट्ठा कर लेना चाहिए, यानी कि ये जो रद्दी है इसको स्कूल के कोने में एक गड्ढा खोदकर वहाँ पर इकट्ठा कर लेना चाहिए। कुछ समय बाद उसकी खाद तैयार हो जाएगी, यानी कि कुछ समय के बाद इस रद्दी से जो है खाद तैयार हो जाती है, जो स्कूल के पेड़ पौधों में डालने के प्रयोग में लाई जा सकती है और जिसका प्रयोग स्कूल के अंदर जो पेड़ पौधे हैं उनमें खाद के तौर पर इनका प्रयोग किया जा सकता है। उसके बाद अगला पॉइंट है, शौचालय में मूत्रालय को नियमित रूप से धोना चाहिए। शौचालय व मूत्रालय को नियमित रूप से धोना चाहिए। धुलाई में फिनाइल का आदि कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद अगला पॉइंट है, विद्यालय में साल में एक बार रंग रोगन करवाना चाहिए, यानी कि साल में एक बार स्कूल में सफ़ेदी करवानी चाहिए। कमरों की दीवारों व छतों पर लटके जालों को भी समय समय पर सफाई होनी चाहिए। पीने की पानी की टंकी व इस स्थान की देखभाल करते रहना चाहिए, यानी कि पीने का पानी की जो टंकी है और इस स्थान की हमेशा जो है देखभाल करनी चाहिए। सप्ताह में एक बार टंकी अवश्य साफ़ कर लेनी चाहिए। समय समय पर पानी में लाल दवाई डालनी चाहिए ताकि पानी शुद्ध रहे। उसके बाद सेक्शन डी ऐसे टाइप क्वेश्चन, यहाँ पर 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन आएंगे और दोनों क्वेश्चन के साथ चॉइस में भी एक क्वेश्चन आएगा। दोनों में से जो भी आपको आसान लगे वो करना होगा। पहला क्वेश्चन देखें, इसके अंदर स्वास्थ्य से क्या अभिप्राय है? स्वास्थ्य के महत्व का विस्तृत उल्लेख कीजिए। आंसर देखें,
स्वास्थ्य की परिभाषाएं दी गई हैं। पहला है बेकन के विचार। स्वस्थ शरीर आत्मा का अतिथि भवन है और दुर्बल तथा बीमार शरीर आत्मा का कारागार है। तो बेकन के विचार हैं, यानी कि बेकन ने कहा है जो स्वस्थ शरीर होता है वो आत्मा के लिए एक अतिथि भवन के समान होता है, और जो शरीर दुर्बल होता है यानी कि कमज़ोर होता है, बीमार शरीर होता है, वो आत्मा के लिए एक कारागार यानी कि जेल के समान होता है। हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार जीवन की सार्थकता श्रेष्ठ प्राणी होने में है, यानी कि उसी व्यक्ति का जीवन सफल माना जाता है जो प्राणी श्रेष्ठ बनता है। श्रेष्ठ प्राणियों पर ही राष्ट्रीय संपन्नता निर्भर करती है, यानी कि जो श्रेष्ठ प्राणी होते हैं, तो यहाँ पर बताया गया है जो श्रेष्ठ प्राणी है उसके ऊपर ही राष्ट्र की संपन्नता निर्भर करती है, यानी कि जो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं वही राष्ट्र को आगे प्रगति के रास्ते पर ले जाते हैं। स्वस्थ जीवन का वह गुण है, यानी कि स्वास्थ्य जो है जीवन का वह गुण है जिसमें व्यक्ति दीर्घायु होकर उत्तम सेवाएं प्रदान करता है, यानी कि जो व्यक्ति स्वस्थ रहेगा उसका वो व्यक्ति जो है दीर्घायु प्राप्त करेगा, यानी कि उसकी उम्र लंबी होगी और वो देश को अपनी सेवाएं दे सकेगा। J.F. विलियम के अनुसार स्वास्थ्य जीवन का वह गुण है जिससे व्यक्ति दीर्घायु होकर उत्तम सेवाएं प्रदान करता है। ऊपर वाली बात है बिल्कुल सेम उसी तरह की ही, जो व्यक्ति लंबे स्वस्थ रहेगा वो लंबे समय तक जिएगा और वही व्यक्ति जो है देश की सेवा कर सकता है। उसके बाद है विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा क्या कहा गया है उसके बारे में बताया है। शारीरिक, मानसिक और सामाजिक दृष्टि से पूर्णतः सुखी होना ही स्वास्थ्य है, कि केवल रोग या विकृति से मुक्त रहना ही स्वास्थ्य नहीं है। यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर और सामाजिक तौर पर जो व्यक्ति पूरी तरह से सुखी है वही व्यक्ति स्वस्थ है। केवल रोग से और विकृति से यानी किसी तरह की बीमारी से जो मुक्त है केवल वही स्वास्थ्य नहीं होता है, यानी कि पूरी तरह से स्वस्थ हो, यानी कि वो शारीरिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए, मानसिक रूप से भी और सामाजिक दृष्टि से भी, यानी कि समाज में अपना योगदान देने के लायक हो। इस तरह हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि स्वास्थ्य का संबंध केवल विकास व वृद्धि से नहीं है, यानी कि स्वास्थ्य का मतलब ये नहीं है कि मानव शरीर का जो है विकास हो और वृद्धि हो, बल्कि शरीर के विभिन्न अंगों के सुचारू रूप से कार्य करने, यानी कि ये बताया गया है कि शरीर के जो सभी अंग हैं वो अच्छी तरह से काम करें। शारीरिक विकृतियों तथा बीमारियों से लड़ने से भी है, यानी कि स्वास्थ्य का मतलब ये है कि हमारा शरीर जो है शारीरिक विकृतियों और बीमारियों से भी लड़ने में सक्षम हो। अतः हम कह सकते हैं कि स्वास्थ्य केवल शारीरिक स्वास्थ्य नहीं बल्कि इसमें सामाजिक, मानसिक तथा भावनात्मक, संवेगात्मक यानी कि भावनात्मक स्वास्थ्य भी शामिल है। यानी कि स्वास्थ्य का मतलब ये नहीं है कि केवल शारीरिक स्वास्थ्य है, इसके अंदर सामाजिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य और जो भावनात्मक स्वास्थ्य है, संवेगात्मक, ये भी शामिल है। उसके बाद है स्वास्थ्य का महत्व। स्वास्थ्य प्रत्येक व्यक्ति के लिए ज़रूरी है, यानी कि स्वस्थ रहना हर एक व्यक्ति के लिए ज़रूरी है। अतः यह कहा गया है कि स्वास्थ्य ही धन है, तो इसलिए ये चीज़ कही गई है कि जो स्वास्थ्य है वो हमारा धन है। यदि हम स्वस्थ हैं तो हम बहुत सा धन कमा सकते हैं, यानी कि अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ होगा तभी वो पैसे कमा सकेगा, किंतु यह आवश्यक नहीं है कि यदि हम धनी हैं तो स्वस्थ होंगे, और इसका मतलब ये नहीं है कि जो व्यक्ति अमीर है वो स्वस्थ ही होगा। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि एक स्वस्थ मोची एक बीमार राजा से कहीं अधिक अच्छा होता है। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि एक स्वस्थ मोची एक बीमार राजा से कहीं अधिक अच्छा होता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि स्वास्थ्य प्रत्येक व्यक्ति के लिए ज़रूरी है, चाहे वह अमीर हो या गरीब, यानी कि हर व्यक्ति के लिए स्वस्थ रहना ज़रूरी है, चाहे वो अमीर हो या फिर गरीब हो, यह सब के लिए बराबर है। अतः कहा गया है कि इलाज से बचाव ज़रूरी है, यानी कि इलाज की बजाय जो है अपना बचाव करें, यानी कि बीमारियों से बचाव करना ज़रूरी है। परंतु हमारे लिए यह दुख का विषय है कि हम इलाज को बचाव से ज़रूरी समझते हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि हम इलाज को जो है बचाव से ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं। हम अपने चारों ओर देखते हैं कि लोग स्वास्थ्य के बारे में कम जानते हैं, यानी कि ये देखा गया है कि जो लोग हैं वो स्वास्थ्य के बारे में उनकी जो जानकारी है, नॉलेज है, वो कम है,
जब उन्हें अत्यधिक परेशानी होती है तब वे डॉक्टर से संपर्क करते हैं। यानी कि जब कोई व्यक्ति ज़्यादा परेशानी में आ जाता है, ज़्यादा बीमार हो जाता है, तभी वो व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है। प्रत्येक घर में लोग अपने आप को डॉक्टर समझते हैं, यानी कि जो लोग हैं वो अपने आप को खुद ही डॉक्टर समझते हैं। इससे राष्ट्र को अत्यधिक नुकसान होता है, यानी कि इस वजह से देश को जो है बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। प्रत्येक राष्ट्र की सरकार अस्पताल व दवाइयों के ऊपर बहुत खर्च करती है, क्योंकि जो सरकारें हैं, जो देश की सरकार है, वो अस्पताल के ऊपर, दवाइयों के ऊपर उनको बहुत सारा खर्च करना पड़ता है। यदि लोग यह समझने लग जाएं कि इलाज से बचाव ज़रूरी है, तो यहाँ पर ये बताया गया है, अगर लोगों को ये चीज़ समझ में आ जाए कि इलाज से बचाव ज़रूरी है, तो अस्पताल व दवाइयों का खर्च कम होगा। यानी कि इससे जो अस्पताल का जो खर्च है और दवाइयों का जो खर्च है वो कम हो जाएगा, और वह देश के निर्माण कार्यों में लगेगा, और जो पैसा बचेगा उन पैसों को देश के विकास में प्रयोग किया जाएगा, जिसके फलस्वरूप प्रत्येक राष्ट्र का विकास होगा, और इसका परिणाम ये होगा कि राष्ट्र में विकास होगा। वास्तव में स्वास्थ्य चर्चा का विषय है, और यह केवल एक व्यक्ति को प्रभावित नहीं करता, बल्कि जिस समाज में वह रहता है उस संपूर्ण समाज को भी प्रभावित करता है। यानी कि स्वास्थ्य जो है एक चर्चा का विषय है, और यह केवल उस व्यक्ति, यानी कि जो बीमार व्यक्ति है, केवल वही इस चीज़ से प्रभावित नहीं होता, बल्कि जो समाज है, पूरा समाज, वो भी इस चीज़ से प्रभावित होता है। अर्थात जिस समाज में हम रहते हैं उस पर भी हमारे स्वास्थ्य का प्रभाव पड़ता है। यदि व्यक्ति स्वयं को स्वस्थ रखेगा तो वह जीवन खुशहाल, तो यहाँ पर यह बताया गया है, अगर स्वस्थ व्यक्ति जो है अपने स्वास्थ्य को ठीक नहीं रखेगा तो उसका जीवन जो है खुशहाल नहीं होगा, समाज में वह अपने कर्तव्यों को अच्छी तरह से नहीं निभा सकेगा। उसके बाद 24 में क्वेश्चन है ये, संतुलित भोजन के आवश्यक तत्वों का विस्तार से वर्णन करें। तो आंसर देखें, भोजन का अर्थ है उन सभी पदार्थों से है जिनका उपयोग करके प्राणी जीवित रह सकते हैं। यानी कि भोजन का अर्थ है वो सभी पदार्थ जिनका उपभोग करके, यानी कि जिनको ग्रहण करके प्राणी जीवित रह सकते हैं। इसमें विभिन्न पदार्थों का मिश्रण होता है जो जीवन के लिए आवश्यक होते हैं। हमें भोजन की आवश्यकता केवल ऊर्जा की पूर्ति के लिए नहीं, अपितु शरीर की वृद्धि एवं उसकी क्षतिपूर्ति के लिए भी होती है। तो यहाँ पर यह बताया गया है जो भोजन है वो केवल जीवन के लिए ज़रूरी नहीं है, यानी कि तो यहाँ पर यह बताया गया है कि जो भोजन है वो केवल हमें ऊर्जा नहीं देता, बल्कि हमारे शरीर की वृद्धि के लिए, यानी कि शरीर के विकास के लिए, और उसकी क्षतिपूर्ति, यानी कि शरीर में जो कमी है उस कमी को पूरा करने के लिए भी भोजन की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद है भोजन के तत्व या घटक। भोजन के मुख्य तत्व या घटक निम्नलिखित है। पहले नंबर पर है प्रोटीन। प्रोटीन भोजन का वह महत्वपूर्ण घटक है, इसकी कमी से हमारी वृद्धि व विकास रुक जाता है। यानी कि प्रोटीन भोजन का वह महत्वपूर्ण घटक है जिसकी कमी से शरीर की जो वृद्धि है, जो विकास है, वो रुक जाता है। शरीर में भार की कमी आने लगती है, यानी कि वज़न कम हो जाएगा शरीर का। प्रोटीन से हमारे शरीर के तंतुओं का निर्माण होता है, यानी कि प्रोटीन हमारे शरीर के अंदर तंतुओं का निर्माण करते हैं, वह टूट फूट को मरम्मत करते हैं। यानी कि शरीर में जो टूट फूट होती है उसकी मरम्मत का काम भी प्रोटीन करता है। प्रोटीन मुख्य रूप से दूध, मांस, मछली, अंडों, पनीर, दालों, सोयाबीन, ज्वार, बाजरा व चावल में पाया जाता है। यानी कि इन सभी चीज़ों के अंदर प्रोटीन पाया जाता है। उसके बाद है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट भोजन का एक आवश्यक तत्व है। जिस तरह से प्रोटीन है उसी तरह से कार्बोहाइड्रेट भी भोजन का एक आवश्यक तत्व है। यह शरीर में ईंधन का कार्य करता है, यानी कि ईंधन की तरह काम करता है। ऊर्जा की प्राप्ति का यह मुख्य साधन है, यानी कि इससे जो है मुख्य तौर पर ऊर्जा प्राप्त होती है। इसके अलावा वसा के निर्माण में भी सहायता करता है। यहाँ पर आएगा वसा। इसकी कमी से शरीर का भार कम हो जाता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट की कमी से शरीर का वज़न कम हो जाता है, त्वचा लटक जाती है, व्यक्ति कमज़ोर हो जाता है। यह मुख्यतः चावल, गेहूँ, मीठे फलों, आलू, शहद, गुड़ व चीनी में काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद है वसा। वसा भी भोजन का एक आवश्यक तत्व है। यह शरीर की गर्मी तथा शक्ति प्रदान करता है, यानी कि शरीर को गर्मी और शक्ति प्रदान करने का काम वसा का है।
त्वचा को खुरदरा होने से बचाती है। यह गर्मी व सर्दी के प्रभाव से शरीर की रक्षा करता है, यानी कि वसा जो है हमारे शरीर को गर्मी और सर्दी से पड़ने वाले प्रभाव से उसकी रक्षा करती है। वसा शरीर की सुंदरता को भी बढ़ाती है, लेकिन अत्यधिक वसा शरीर के लिए हानिकारक होती है, जिससे शरीर बेडौल हो जाता है। वसा से विटामिन ए, डी, ई प्राप्त होते हैं। वसा मुख्य रूप से घी, मक्खन, मछली के तेल, दूध, पनीर, मांस, सरसों के तेल व मूंगफली में पाई जाती है। उसके बाद है विटामिन। विटामिन भी भोजन के मुख्य तत्व होते हैं। विटामिन स्वस्थ जीवन के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। ये अनेक प्रकार की बीमारियों से हमारे शरीर का बचाव करते हैं तथा शरीर के सामान्य विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। विटामिनों को दो भागों में बांटा गया है, वसा में घुलनशील विटामिन और पानी में घुलनशील विटामिन। उसके बाद है खनिज लवण। खनिज लवण भी भोजन के आवश्यक तत्व हैं। ये शरीर को स्वस्थ रखने, शरीर की वृद्धि व विकास करने, दांतों के निर्माण में, रक्त को जमाने में तथा अम्ल व सार के संतुलन को बनाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। खनिज लवण अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे पोटेशियम, फास्फोरस, लोहा, आयोडीन, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम, सल्फर, तांबा व मैग्नीशियम आदि। उसके बाद है जल। जल भी भोजन का एक महत्वपूर्ण तत्व है। शरीर में जल का प्रतिशत 55 से 75% होता है। बचपन में लगभग 75% होता है, यानी कि जब बचपन के अंदर बच्चे के अंदर 75% जो है उसके वज़न का भाग जो है पानी होता है, लेकिन आयु बढ़ने के साथ साथ इसका प्रतिशत कम होता जाता है, यानी कि जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है पानी का जो प्रतिशत है वो शरीर में कम होने लगता है। रक्त में लगभग 90% जल होता है, यानी कि खून के अंदर लगभग 90% जो हिस्सा होता है वो पानी होता है। इसके द्वारा पोषक तत्वों को कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है, यानी कि इसका कार्य है पोषक तत्वों को कोशिकाओं तक पहुंचाना। यह शरीर के तापमान को भी नियंत्रित, यानी कि जो पानी है शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में भी सहायक होता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रीय खेल कैसे आयोजित किए जाते हैं, इनके क्या उद्देश्य हैं। आंसर देखें। भारतवर्ष में राष्ट्रीय खेल प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं, यानी कि जो नेशनल गेम होते हैं वो 2 साल में होते हैं, जिनमें भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों के खिलाड़ी भिन्न भिन्न खेलों में भाग लेते हैं, यानी कि इसके अंदर भारत के अलग अलग राज्यों से खिलाड़ी जो हैं अलग अलग खेलों में भाग लेते हैं। सन 1924 में भारतवर्ष में ओलंपिक मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। इसी वर्ष राष्ट्रीय खेलों के रूप में लाहौर में ओलंपिक खेल आयोजित किए गए थे, जिसका श्रेय श्री GD सोंधी को जाता है। सन 1924 से ये खेलें भारतीय ओलंपिक खेलों के रूप में आयोजित होती रहीं, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सन 1948 में प्रथम बार लखनऊ में आयोजित की गई तथा इनका नाम बदलकर राष्ट्रीय खेल कर दिया गया। फिर कुछ वर्षों तक इन खेलों का आयोजन सामान्य सतर पर चला, लेकिन सन 1985 में प्रथम बार ओलंपिक खेलों के अनुसार दिल्ली में आधुनिक राष्ट्रीय खेल आयोजित किए गए। उसके बाद ये खेल फिर 2 वर्ष के सही अंतराल पर आयोजित नहीं किए जा सके। 35वें राष्ट्रीय खेल 1 से 14 मई 2010 तक केरल में आयोजित किए गए तथा 36वें राष्ट्रीय खेल सन 2011 में गोवा में आयोजित किए गए। इन खेलों के आयोजन की तिथियां तथा स्थान, यानी कि जगह, भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा तय की जाती हैं। अलग अलग राष्ट्रीय खेल संघ इन खेलों में अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। राष्ट्रीय खेलों के उद्देश्य। राष्ट्रीय खेलों के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। पहला है भारत के नागरिकों में भाईचारे व देशभक्ति की भावना उत्पन्न करना, यानी कि खेलों के द्वारा नागरिकों के अंदर भाईचारे और देशभक्ति की भावना को उत्पन्न करना। जाति, धर्म और नस्ल के आधार पर कोई भेदभाव न होने देना। नागरिकों में नागरिकता के गुणों का विकास करना। खेलों को अधिक से अधिक प्रोत्साहन देना। श्रेष्ठ खिलाड़ियों का पता लगाना तथा उनका अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए चयन करना। और इसके भी चॉइस में एक क्वेश्चन आएगा
राष्ट्रीय ध्वज किन किन अवसरों पर फहराया जाता है, यानी कि जो तिरंगा है वो किन किन अवसरों के ऊपर फहराया जाता है, उसके बारे में बताना है। आंसर देखें, गणतंत्र दिवस पर। गणतंत्र दिवस प्रति वर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, यानी कि 26 जनवरी को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। इस देश के राष्ट्रपति राजपथ पर झंडा फहराते हैं। इसी दिन भारतवर्ष के सभी शहरों में भी राष्ट्रीय ध्वज लहराया जाता है। उसके बाद स्वतंत्रता दिवस। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इस दिन हमें अंग्रेज़ों के शासन से मुक्ति मिली थी, इसलिए इस दिन को प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन भारत के प्रधानमंत्री लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। उसके बाद गांधी जयंती पर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिन अर्थात 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं और इस अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज लहराया जाता है। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताएं, यानी कि जो इंटरनेशनल गेम होते हैं वहाँ पर भी राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं के अवसरों पर भी अन्य देशों सहित भारत का भी राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। उसके बाद है प्रांतीय दिवस। जब भी कोई प्रांत राज्य अपना दिवस मनाता है, जैसे 1 नवंबर को हरियाणा डे होता है, तो उस दिन भी जो है राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। उसके बाद है राष्ट्रीय सप्ताह। राष्ट्रीय सप्ताह जलियांवाला बाग में शहीदों की याद में मनाया जाता है। इस दिन भी राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। उसके बाद लोकसभा, राज्यसभा, सर्वोच्च न्यायालय, उपराष्ट्रपति व गवर्नरों के सरकारी निवासों पर राष्ट्रीय ध्वज प्रतिदिन लहराए जाते हैं।